ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम जी, रेडियो पाकिस्तान के पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान फ़रहान खान। नाज़रीन, कहते हैं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, बल्कि हम ये कहेंगे हज़ार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नेमत है। एक तंदुरुस्त इंसान जो है वो माशरे को एक हेल्दी माशरा तख्लीक करता है। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि जी एक बंदा जब किसी दर्द में होता है, किसी तकलीफ़ में होता है, उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मुझे उस तकलीफ़ से आराम मिल जाए। और बीमारी क्या है, बीमारी की हालत में क्या कैफियत होती है, इसके बारे में अगर जानना हो तो किसी हस्पताल में जाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सेहत क्या कितनी बड़ी नेमत है। हमारे आज के मेहमान मुझे ज़ाती तौर पे आज बड़ा अच्छा लग रहा है और बड़ा मैं मज़े का फ़ील कर रहा हूँ कि हमारे ऐसे मेहमान हैं कि जो लोगों की तकलीफ़ों को दूर करते हैं, लोगों के दर्दों को दूर करते हैं। बहुत से लोगों का ये शिकायत होती है कि जी हम मेडिसिन नहीं खाएंगे, हम दवाई नहीं खाएंगे, हमें ऐसी आराम मिल जाए, हमें इसी तरह ही अल्लाह ताला रिलीफ दे दे। हमारे आज के जो मेहमान हैं वो ऐसा ही कुछ काम करते हैं। और आज का पॉडकास्ट आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो लोग जो मेडिसिन से भागते हैं, इंजेक्टेबल से भागते हैं और डॉक्टरों से भी खासतौर पे भागते हैं, वाजवा कहते हैं जी बचत हो जाए, तो उनके लिए आज का पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जनाब, मेरी मुराद आज के हमारे मेहमान जनाब डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब हमारे साथ हैं। आप इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं और उसके साथ साथ पेन मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब वेरी मोस्ट वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपके मुझे बुलाने का, इनवाइट करने का सर। और जहाँ तक आपने सेहत की बात की तो एक रिवायत मैंने सुनी, मैं नहीं जानता कि इसमें सदाकत कितनी है, कि हज़रत मूसा जब जाते थे अल्लाह ताला से मुलाकात करने तो कहते ही है कि उन्होंने हज़रत मूसा ने अल्लाह से पूछा कि अगर आपका भी कोई खुदा होता तो आप उससे क्या मांगते? तो अल्लाह ने जवाब दिया कि अगर मेरा भी कोई खुदा होता तो मैं उससे सेहत मांगता। वाह, क्या बात है। तो क्या बात? ये नहीं मालूम कि कितनी किस्में सदाकत है इस रिवायत में, लेकिन बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा कि अगर सेहत कितनी बड़ी नेमत, आप अस्पतालों में आप तो होते हैं, उन मरीजों से पूछ लें, वो आपको बताएंगे सेहत कितनी बड़ी चीज़ है। एक हल्की सी सुई भी चुभती है तो इंसान की कैफियत ये होती है कि वो बस तकलीफ़ में रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके फील्ड के ऊपर आएंगे तो मुझे बताइए कि आगाज़ कहाँ से होता है, आप मेडिकल फील्ड में कैसे आए? लाहौर से ताल्लुक़ है आपका? जी, मेरा ताल्लुक बेसिकली गुजरात से है। ठीक है। मेरे वालिद साहब खुद एजुकेशनिस्ट थे और आज हमारे बहुत सारे लोग जो मशहूर हैं, जो अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं और हम उनको फॉलो करते हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे जो वालिद साहब थे उनसे बड़ा मोटिवेशनल पर्सन कोई नहीं था। अच्छा। वो कैसे? अच्छा। कि हम लाहौर आते थे किसी भी शहर से जहाँ पे मेरे वालिद साहब की पोस्टिंग होती थी, तो मुझे किंग एडवर्ड के बाहर खड़ा कर देते कि ये वो बिल्डिंग है जिसमें तुमने आना है। अच्छा। और मैं उस बिल्डिंग इसमें उस दिन एंटर होऊंगा जिस दिन तुम्हारा दाखिला होगा। अच्छा, आपके वालिद साहब उस वक्त मतलब वहाँ मैंने जितना भी अपनी ज़िंदगी गुजारी मैट्रिक से लेकर एफएससी तक, हम कितनी दफ़ा लाहौर आए और वो एक दफ़ा भी एंटर नहीं हुए। तो मैं हर दफ़ा एक नए जज्बे के साथ जाता था कि नहीं यार ये मैंने जाके काम करना है। फिर एक दिन वो अल्लाह ने दिन दिखाया, वो आए, फिर हमने सारा ये काम किया। तो मकसद ये है कि ये उस वक्त किंग एडवर्ड से काम शुरू हुआ, वहाँ से फिर मैंने ग्रेजुएशन की। फिर हमारी एक इंटरनेशनल रेडियोलॉजी होती है, उसमें 2 हाईएस्ट डिग्रीज हैं पाकिस्तान की, एक उसको MCPS कहते हैं बिल्कुल और एक FCPS कहते हैं। ठीक है। मैंने फिर वो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह किए। उसके बाद फिर हमने LGH में लाहौर जनरल हॉस्पिटल में मैंने न्यूरो का काम शुरू किया। हम ब्रेन की एंजियोग्राफीज करते थे, स्पाइन की एंजियोग्राफीज करते थे। तो हमारे पास स्ट्रोक के, फालिज के ये बहुत मरीज आते थे। और वहाँ से फिर ये हमारे को ये एहसास होना शुरू हुआ कि बाकी चीज़ें तो ट्रीट हो जाती हैं, दर्द ट्रीट नहीं होता। दर्द ट्रीट नहीं होता, दैट्स ट्रू। और उस दर्द का ट्रीटमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने वहाँ पे पेन मैनेजमेंट पे काम शुरू किया और अल्टीमेटली फिर मैंने बाद में MSc की पेन मैनेजमेंट। अच्छा अच्छा। और आजकल भी मैं इंटरनेशनल पेन जो है उसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ और बाकी मेरी जो सारी ट्रेनिंग और कोर्सेज है मुल्क से बाहर की। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, हम रेडियोलॉजी का जब नाम सुनते हैं वो तो आम फहम हम काफ़ी लोगों से इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या है, इसमें आप क्या करते हैं? रेडियोलॉजी से मुराद दिया जाता है जी एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन। ठीक है। हम लोग उसकी एक स्टेप आगे हैं। मसलन किसी की बायोप्सी होनी है, ठीक है। किसी को ट्यूमर डायग्नोज हो गया है, किसी के पेट में पानी पड़ गया है, किसी के फेफड़ों में पानी पड़ गया है, किसी का प्रोसीजर है। हम वो लोग हैं जो बगैर ऑपरेशन के, बगैर बेहोश किए, बगैर सुन किए,
मशीन की, अल्ट्रासाउंड की या सीटी स्कैन की मदद से प्रोसीजर कर देते हैं। तो ये एडवांस्ड फील्ड है रेडियोलॉजी की, इसको इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी कहते हैं। यानी इसमें आप ये कह रहे हैं कि किसी किस्म का टांका नहीं, किसी किस्म का ऑपरेट नहीं, जस्ट वो आप डायग्नोज करते हैं। अच्छा, बेसिकली व्हाट इज द प्रोसीजर एग्जैक्टली, क्या होता है इसमें? क्या होता है कि जो भी आपको टास्क दिया जाता है, मतलब किसी की आपने बायोप्सी करनी है, पता लगा जी ब्रेस्ट में या पेट में कोई ट्यूमर बन गया है या पेट में पानी पड़ गया, तो हम ब्लाइंड नहीं करते। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो टीके लगाते हैं निशाना बिल्कुल ऐसे करके। हम लोग अल्ट्रासाउंड के जरिए पहले एग्जैक्ट टारगेट देखेंगे, सीटी स्कैन के जरिए टारगेट देखेंगे, और फिर पिन पॉइंट लोकलाइजेशन होती है, वहाँ से आप प्रोसीजर कर देते हैं। मरीज़ को पता भी नहीं चलता। अच्छा, ना मरीज़ को हम बेहोश करते हैं, ना किसी किस्म का कोई काटते हैं, और ना ही किसी किस्म का स्टिच लगाते हैं, और मरीज़ उठ के 5-10 मिनट बाद अपने वार्ड घर चला जाता है। अच्छा, और ये कितनी देर इसका असर रहता है? ये तो एक प्रोसीजर है। बाकी रहेगी बात, उससे अगला स्टेप है वो इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट। उससे एक स्टेप आगे है। ठीक है, कि हम अब जितने भी हमारे दोस्त दुनिया में पेन का काम करते हैं, अक्सरियत ब्लाइंड, जैसे हमारे एनेस्थीसिया के दोस्त, सपोज आपको याद होगा या पता लग गया होगा कि जिन दो बच्चियों की डिलीवरी होती है उनको टीके लगाए जाते हैं कमर में ताकि उनको पेन ना हो, वो मोस्टली ब्लाइंड लगाए जाते हैं अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर। अच्छा, वो लोकलाइज किया, एपिड्यूरल, राइट, जबरदस्त आपने नाम दिया। हम लोग वो है जो तमाम के तमाम प्रोसीजर गाइडेड करते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप इस कमरे में हम पॉडकास्ट कर रहे हैं रोशनी में, राइट। अगर हम यही पॉडकास्ट अंधेरे में करें तो हमें शायद एक्सपीरियंस की बेस पे तो आप मेरी आवाज़ पहचान लें, मैं आपकी आवाज़ पहचान लूँ, लेकिन जब आप चारों तरफ रोशनी जला देंगे तो आपको इस बात की इत्तेकाद ज़्यादा हो जाएगा, इस बात की तसल्ली ज़्यादा है कि कौन क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम वे हम जो भी काम करते हैं रेडियोलॉजी वाले, वो टारगेटेड होता है, हमें पिन पॉइंट पर जहाँ पे पिन पॉइंट लोकलाइजेशन होती है। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए फिर पेन मैनेजमेंट, हम जो पिन पॉइंट पेन लोकलाइजेशन करते हैं। अब पेन में हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं, कमर दर्द के सबसे ज़्यादा हैं, बिल्कुल, घुटनों के दर्द के हैं, कंधों के दर्द के हैं, जिस्म में मुख्तलिफ हिस्सों के दर्द के हैं, माइग्रेन के हैं, ये बहुत ज़्यादा सर में दर्द होती है, आधे सर का दर्द, ज़्यादा सर के दर्द होती है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बंदा जब तकलीफ में होता है तो उसको सबसे पहले होता है कि बस आराम आ जाए, पेन किलर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और डॉक्टर्स ये भी कहते हैं ज़्यादा पेन किलर्स हैं उसका साइड इफ़ेक्ट्स बहुत है। जो आपका ट्रीटमेंट है इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कोई? ना होने के पर। अच्छा ठीक है, इसलिए कि हमने ना तो हाई डोज स्टीरॉयड देनी है, ना हमने एनेस्थीसिया देना है, ना हमने किसी को कोई कट लगाना है जिसमें कोई इन्फेक्शन का चांस हो, और ना ही कोई टांका लगाना। तो उसकी वाइब्स नहीं होती जो आप रेडिएशन करते हैं? रेडिएशन तो बहुत होती है, रेडिएशन ही इसका साइड इफेक्ट है, लेकिन ये साइड इफेक्ट डॉक्टर को है, मरीज को कोई नहीं है। अच्छा, देखिए पेशेंट ने तो अपना प्रोसीजर 10 मिनट बाद कराना है, करा के चले जाना है। अगर मैंने 10 पेशेंट रोज के करने हैं तो मुझे 10 दफ़ा वो रेडिएशन लेनी पड़ेगी। अच्छा, मरीज को तो जिंदगी में एक दफ़ा लेनी पड़ेगी, तो पेशेंट पे इसका असर नहीं है, जो कंसर्न डॉक्टर है उसके ऊपर है। तो फिर हमने प्रोटेक्टिव गियर होता है, हमने ऊपर वो कपड़े ऊपर पहने होते हैं जो उस रेडिएशन को हद्दुल वसा रोक देते हैं। तो इसकी रिकवरी कितनी देर में होती है जब आप ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं? वो जैसे कहते हैं ना तुरंत ठीक हो जाता है? जी बिल्कुल इमीडिएट, मोस्टली तो इमीडिएट है। अच्छा, हमने ट्रीटमेंट के 2 पार्ट्स रखे होते हैं कि एक जो इमीडिएट, जैसे कोई बंदा पेन के साथ आया तो अगर मैं उससे कहूँ कि आज मैं तुम्हें टीका आज लगाऊंगा, दर्द का आराम तुम्हें 3 दिन बाद आएगा, तो वो क्या करने आएगा हमारे पास? तो हमें ये तौफीक अल्लाह ने दी है कि हम उसकी पेन को जल्द अज जल्द मिनटों में भी ठीक कर सकते हैं। यानी एक बंदा जो शदीद दर्द के साथ आया है वो उठ के चल के रास्ता उसका रास्ता भी जा सकता है। डॉक्टर साहब क्या कैफियत होती है आपकी और उस पेशेंट की जब बहुत तकलीफ है, बंदा आपके पास आता है और ठीक हो जाता है, कितनी दवाई देता है? सर ये दवाएं जो है यही हमारी कमाई है, और मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने कोलीग्स को कहता हूँ कि जो दर्दें ठीक करना ना, ये बेसिकली पैगम्बरी पेशा है। बेशक अल्लाह के जितने गुजरे वो भी दुनिया को आसान करते थे, उनकी दर्दें ठीक करते थे। तो हम अगर यही सोचते रहे कि हम एक सुन्नत पे अमल कर रहे हैं तो हमारे लिए यही बहुत बड़ी माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी हमने जिक्र भी किया, माइग्रेन का, आधे सर का दर्द होता है, वो किसी वक्त भी कभी भी शुरू हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट भी आप कैसे करते हैं और उसका इलाज आराम कितनी देर बाद आता है वो भी बताइए ज़रा। असल में माइग्रेन बड़ी रेजिस्टेंट पेन है, सालों के हिसाब से लोगों को होती है, उसका कोई इलाज भी नहीं होता, लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं। असल इसमें होता असल में ये है कि सर के अंदर कुछ मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, जो सिकुड़ना शुरू होते हैं, खून की नालियाँ फैलना शुरू होती हैं, उसके खिंचाव से दर्द शुरू हो जाती है। ठीक है, हम जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है वो ओजोन थेरेपी के साथ करते हैं। ठीक है, ओजोन बेसिकली ऑक्सीजन की प्योरेस्ट फॉर्म है, इसको O2 O3 कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये
जो हम स्किन में लगाते हैं, और ये स्किन के अंदर नहीं लगाते, सबसे बड़ी खूबी है। ठीक है, ये टीका नहीं है, ठीक है, स्किन के ऊपर बिल्कुल ये हम लगाते हैं, जिससे वो जज्ब हो जाती है। ठीक है। वो क्या करती है कि जो खून की फैली हुई नालियाँ उनको वापस अपनी जगह पे ले आती है। जो पट्टे सिकुड़ गए हैं, सिकुड़ रहे हैं, जिससे पेन हो रही है, वो अपनी जगह के ऊपर आ जाते हैं। जो अंदर जो केमिकल्स हैं वो उनकी लेवल नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, जिससे जो माइग्रेन है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। यानी आपने माइग्रेन का जो सोर्स है उसको ठीक कर दिया। ठीक है, यानी जो माइग्रेन का कॉज था वो ठीक होगी तो दर्द खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। हमने दर्द को ब्लॉक नहीं किया, कॉज को ठीक करने की कोशिश की। जब कॉज ठीक होगा तो दर्द खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि ओजोन थेरेपी से जो माइग्रेन का दर्द है वो ठीक हो जाता है, और बाद में इसके चांसेस कितने होते हैं होने के? जी, उसमें फिर हम सेशंस करते हैं। सेशंस डिपेंड करता है कितने कि सेशंस? मर्ज कितना पुराना है, उसकी सिवियरिटी कितनी ज़्यादा है, और मरीज़ कितना रेजिस्टेंट है। ठीक है, हर मरीज़ का ज़ाहिर है अपना एक रिक्वायरमेंट होती है। तो अक्सर 3 से 4 सेशंस एक हफ्ते में एक दफ़ा पेशेंट को आना पड़ता है। बाज़ लोगों को 2 के बाद आराम आ जाता है, बाज़ को 1 के बाद आराम आ जाता है, अच्छा, बाज़ लोगों को 3, 4, 5 दफ़ा आना पड़ता है। हमें ये पता है कि हम जो भी प्रोसीजर करते हैं ना इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, ना इसका कोई नुकसान है, ना आप इसमें कोई स्टीरॉयड दे रहे हैं, ना आप इसमें कोई एंटीबायोटिक दे रहे हैं, ना कोई ऐसी चीज़ दे रहे हैं जिसका मरीज़ का किसी किस्म का नुकसान है। अच्छा। तो फ़ायदा तो मुमकिन है, नुकसान कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपने घुटनों की भी बात की है। ओल्ड एज में ख़ासतौर पे घुटनों की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है 65-70s में। सो घुटनों के लिए भी ओजोन थेरेपी यूज़ हो सकती है, और कितनी इफेक्टिव है? जी बिल्कुल हो सकती है। अब इसको मैं थोड़ा सा ये आपकी इजाज़त से करेक्ट करूँगा कि 65-70 नहीं, हमारे पास कोई 20-25 साल की उम्र के, अच्छा। 18 से लेके 80 साल तक के लोग आते हैं। ओके, जो यंग लोग आते हैं मोस्टली ये वो लोग हैं जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, जिनको इंजरी हो गई, जो गिर गए, जिनको झटका लग गया है, किसी वजह से घुटने में दर्द शुरू होगी। ठीक है, एक तो वो लोग हैं। दूसरा ब्रैकेट वो जो आपने फरमाई है, ठीक है, वो जिनको आर्थराइटिस की वजह से ओल्ड एज की वजह से दर्दें शुरू हो जाती हैं। हम दोनों लोगों को ठीक करते हैं। अब फ़र्क क्या है, हमारे जितने दोस्त जो ऑर्थोपेडिक के हैं या बाकी लोग हैं, वो घुटने के अंदर इंजेक्शंस लगाते हैं, चाहे वो स्टीरॉइड्स के लगाएं, कोई जेल लगाएं या कोई और चीज़ लगाएं, फॉर टाइम बिंग उनको रिलीफ मिल जाए। अच्छा, हम लोग हैं रेडियोलॉजी वाले। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अल्ट्रासाउंड भी मौजूद है, हमारे पास सीटी स्कैन भी मौजूद है। बिल्कुल है। अब देखना ये है, किसी को घुटने के अंदर वाली साइड पे दर्द है तो हमने उसका अल्ट्रासाउंड करना है, हमने एग्जैक्ट पिन पॉइंट कर लेना कि यार इसको सिर्फ एक मसल की इंजरी है, उसके ऊपर दर्द है। तो हम बजाय इसके कि हम पूरे घुटने के अंदर इंजेक्शन लगाएं, हम उस एक मसल के ऊपर अल्ट्रासाउंड के जरिए छोटी इंसुलिन वाली नीडल लेके उसके ऊपर छोटा सा टीका लगाते हैं, दर्द उसकी ठीक हो जाती है। यानी अगर आपको घुटने की एक मसल में दर्द है तो पूरे घुटने में टीका लगाने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ठीक। उससे साइड इफेक्ट भी नहीं होते, उससे आराम भी जल्दी आ जाता है, क्योंकि आपने एग्जैक्ट उस जगह को ट्रीट करने की कोशिश की है जो कॉज ऑफ पेन है। सो हमारी कोशिश है पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट एंड एज ए रेडियोलॉजिस्ट यही होती है कि यू नीड टू फाइंड कि जी दर्द कहाँ से निकल पॉइंट पे आपने उसको उसको टारगेट करना है। अच्छा जी। सो वो टारगेट करके फिर उसको ओजोन थेरेपी के थ्रू करते हैं। अच्छा, शेटिका की एक पेन है जो कि ट्रेवल करती है, सो वो उसका भी इसमें ट्रीटमेंट है? जी बिल्कुल। शेटिका की पेन वो होती है जिसको हम अर्कुन निसा भी कहते हैं। जी। इसमें क्या होता है कि बंदे से जब जैसे खड़ा होगा उसको पेन शुरू हो जाएगी, किसी एक टांग में या दूसरी टांग में दर्द जानी शुरू हो जाएगी, खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा देर बैठना मुश्किल हो जाएगा, फिर ये दर्द टांगे बाजू का सुन्न होना शुरू हो जाती हैं, और बाजू का तो ज़िंदगी नॉर्मल गुजारनी मुश्किल हो जाती है, डिप्रेशन में बंदा चला जाता है। अब उसमें होता ये है कि दर्द की वजह होती है कि जो डिस्क है वो स्लिप कर जाती है। दो मोरों के दरमियान अल्लाह ने डिस्क बनाई है जो दो मोरों को आपस में टकराने नहीं देती है, शॉक एब्जॉर्बर काम करती है। उसके अंदर एक जेली होती है, वो बाजू का थोड़ी सी अपनी जगह से लीक कर जाती है, वो नस को दबाएगी और दर्द शुरू हो जाएगी। अब उसका दो हल है, या तो उसको ऑपरेट किया जाए यानी पीछे से खोला जाए, खोल के उस जेली का जो हिस्सा बाहर निकला उसको काट दिया जाए। एक तो पूरा ऑपरेशन है जिसमें एनेस्थीसिया भी इन्वॉल्व है, जिसमें काटना भी इन्वॉल्व है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस अपनी हैं। हम लोगों ने क्या करना है कि इसी तरह इमेज गाइडेड मतलब अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, या फिर हमारे पास जो फ्लोरोस्कोपी की मशीन्स होती हैं या एंजियोग्राफी की मशीन्स होती हैं, उसमें देख के एक पिन पॉइंट हम एक नीडल पास करते हैं जो डिस्क में जाती है। अच्छा, जी, और बगैर वो भी फिर वही बगैर बेहोश किए, बगैर सुन किए या बगैर टांका लगाए, वो उस डिस्क के उस हिस्से को जो अपनी जगह से हिला होता है उसको श्रिंक कर देती है। टोटल 5 से 10 मिनट का प्रोसीजर। टोटल पेनफुल है, सिर्फ इतनी दर्द होती है जितना टीका लगने की होती है बस।
और उसके बाद 10 मिनट के बाद हम पेशेंट को भेजते हैं कमरे में और उसके आधे घंटे बाद पेशेंट को हम घर भेज देते हैं। तो आप पाकिस्तान के किसी हिस्से भी आए हो, समथिंग आई थिंक मैजिकल। आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में हम लोगों ने तकरीबन टोटल जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो तकरीबन 70,000 हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में ट्रीट किए हैं इसके sciatica के। अच्छा, जी जी अच्छा, जी जी। और रिकवर है उनमें से कुछ 75 to 85% सक्सेस रेट, माशाल्लाह। और उसमें से कुछ लोग जो है जिनको आराम कम आता है, ऐसे भी हैं जिनको आराम पूरी तरह से नहीं आता। लेकिन फिर वही बात है कि खासा पर ये पता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, किसी की कोई टांगे नहीं चली जाएंगी, कोई पेशाब को कुछ भी नहीं, आपको ज़्यादा ये होगा कि जितना एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो शायद उतना ना मिले, लेकिन इसका नुकसान कोई नहीं। कि आप सोचे तकरीबन 70,000 पेशेंट्स हमने पाकिस्तान में किया, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, माशाल्लाह, ये अमेरिका में, ये सारे यूरोप में, और इसके बाद इंडिया में, चाइना में, रशिया में, जापान में, ये तमाम मुल्कों में ट्रीटमेंट हो रहा है। सिर्फ टर्की के अंदर 6,000 डॉक्टर्स हैं जो ओजोन थेरेपी करते हैं। हमारे पाकिस्तान में कितने हैं? शायद 6 भी नहीं। ओह माय गुडनेस, ये कितना इफेक्टिव टूल है और कितना इफेक्टिव इसका इलाज है, और आप कह रहे हैं कि शायद 6 भी नहीं है। जी, और ये हम बात कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान की, लाहौर की बात नहीं, जो आप इस वक्त लाहौर में बैठे हुए हैं। जी जी, ऐसे ही। वेरी अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट आपका मैं देख रहा था और पढ़ रहा था कि कैंसर के जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, जी, कैंसर एक ऐसा मर्ज है जो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में इंसान होता है, उसका भी आप ट्रीटमेंट करते हैं, उसको भी पेन रिलीफ देते हैं। सो वो कैसे देते हैं? वो तो एक मेडिकेशन पे होता है, उसकी ट्रीटमेंट चल रही होती है, उसको कितना रिलीफ मिलता है? उसमें होता ही है कि हमारे पास बहुत सारे कैंसर के वार्ड्स हैं, हमारे अपने हॉस्पिटल में जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे भी हैं, फिर हमारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कैंसर के डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन कैंसर पेन का डिपार्टमेंट कहीं पे भी शायद नहीं है, या है भी है तो बड़ा लिमिटेड सा उसका रोल है। अब होता ये है कि हमारे पास जो कैंसर के पेशेंट्स में अक्सरियत को पेन बड़ी शदीद होती है, तो आम तौर पे लोगों के 2 हल हैं, या तो अपने अजीज़ मोहब्बत करने वाले को उस दर्द की शिद्दत में मुब्तला कर्ब से कराते, चीखे मारते, रोते देखें, या उनको कोई ऐसी दवाई दे दें, कोई ऐसा इंजेक्शन दे दें जिससे वो बेहोश होकर सो जाएं, या वो सोए रहेंगे या उठेंगे तो जो दर्द के मारे उनकी दर्द की शिद्दत से उनकी आवाज़ निकलना शुरू हो जाएंगे, वो कर्ब से गुजरना शुरू हो जाएंगे। हम लोग ये करते हैं कि उस दर्द को ब्लॉक कर देते हैं। कैंसर का इलाज नहीं हम करते मोस्ट, ठीक है, कैंसर का इलाज तो कैंसर के डिपार्टमेंट ने करना है, लेकिन दर्द जहाँ से जनरेट हो रही है आप उस जगह को अपने उसी तरीके से एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके सीटी स्कैन के जरिए या अल्ट्रासाउंड के जरिए उसको ब्लॉक कर देते हैं। ओके। उससे क्या होता है कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है। वो उठेगा, आपके साथ बातें करेगा, कपड़े बदलेगा, गपशप लगाएगा, खाना खाएगा, और उसको बाज़ औक़ात तो इतना रिलीफ मिल जाता है कि उनको ये भी पता नहीं चलता कि मुझे कोई दर्द भी है कि नहीं है। अच्छा। और बाज़ औक़ात ये होता है कि जब हम प्रोसीजर कर रहे होते हैं तो जब जैसे पेशेंट की दर्द ठीक होती है वो वहीं सो जाते हैं, वो पता नहीं कितने रातों से सोए नहीं होते, कितने दिनों से कोई तकलीफ और कर्ब से गुजरना होता है, तो उनको जैसी पेन ठीक होती है वो ऊपर उसी जगह पे थिएटर में सो जाते हैं। किस लेवल का कैंसर हो तो आपके पास आते हैं? किसी भी लेवल, किसी भी लेवल, किसी भी लेवल, नॉट नेसेसरी कि ये 1 स्टेज 2। जी, हमने तो देखें कोशिश करनी है, शिफा तो अल्लाह ने देनी है, तो इसीलिए स्टेजिंग जरूरी नहीं है। हमें तो हर जो बंदा हमारे पास कैंसर पेन के साथ आएगा, हमारा फर्ज है कि हमने कोशिश करनी है कि उसकी पेन रिलीव की जा सके। तो ये दिस इज द सेम प्रोसीजर जो ओजोन, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें, सिर्फ ओजोन नहीं है, इसमें और चीज़ें भी इन्वॉल्व है। ओजोन तो एक पार्ट है उस पेन मैनेजमेंट, राइट, तो बाकी बहुत सारे प्रोसीजर और भी इन्वॉल्व हैं जिसमें हम और भी मशीनें इस्तेमाल करते हैं। सो पेन मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ओजोन उसका एक पार्ट है जो कि हम ज़्यादातर सियाटिका के लिए या कमर दर्द के लिए या मसल पेन के लिए और या फिर माइग्रेन के लिए इस्तेमाल। अच्छा डॉक्टर साहब, इतना बड़ा ये सब्जेक्ट है लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा। सीधा लोग आप जैसे जो कि काम कर रहे हैं, वो व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या होना चाहिए? जो डॉक्टर्स हैं उनको आना चाहिए कि डिफ़िकल्ट है, अगर इसके इतने इफेक्टिव असरात हैं तो फिर लोग क्यों नहीं इसके अंदर आ रहे? इसकी मेन वजह ये कि अवेयरनेस नहीं है। ओके, अब जैसे भी अवेयरनेस नहीं, चूँकि मैंने अगर ट्रेनिंग ली है ओजोन की या और किसी ने भी ली होगी तो अपने खर्चे पे जाके मुल्क से बाहर जाके ली होगी, और अभी एक्सेप्टेंस भी उतनी ज़्यादा लोगों को नहीं है, लोगों को यकीन नहीं आता। तो उसके में बहुत बड़ा रोल जो वो आप लोगों का है, मीडिया का है, जो लोगों को अवेयरनेस दे
कि जनाब ये पॉसिबल है, हम लोगों को ट्रेन करने को तैयार है। हमारे पास लोग आते हैं जो ट्रेनिंग लेके अपनी चले जाते हैं, तो हम ट्रेन करने को तैयार हैं कि हम सारे मुल्क का इलाज तो नहीं कर सकते। तो जितने ज़्यादा लोग हैं मेरे ख्याल में उतना कम है। ओके। तो पेन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई ऐसा घर नहीं है दुनिया में, कोई ऐसा बंदा आज तक पैदा नहीं हुआ जिसको ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई दर्द ना हुई हो। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें पेन मैनेजमेंट के लिए बेशुमार लोगों की ज़रूरत है, बिल्कुल जो ट्रेन हों, जो प्रोसीजर कर सकें, जो छोटे शहरों में जा सकें, जो हर जगह पे जाके कम से कम दर्द का बेसिक इलाज तो करें। हाईटेक प्रोसीजर्स बेशक ना करें, ठीक है। लेकिन जो छोटे मोटे प्रोसीजर है वो तो करें, ताकि वो जो लोग हैं, वो जो बेचारे, अब रात को मैंने पेशेंट जो किए वो बटखैला से आए थे, अफगानिस्तान से आते हैं, अच्छा। सिंध से आते हैं, बलोचिस्तान से और आते पाकिस्तान से हैं, मुल्क से बाहर से भी आते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मशीनरीज जो इसमें इन्वॉल्व होती है, इक्विपमेंट, वो एक्सपेंसिव है? जी, इक्विपमेंट एक्सपेंसिव है। Okay. इक्विपमेंट की 2-3 किस्में हैं। एक हम खास अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर जो बाकी इक्विपमेंट है, हाँ जी, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। और एक्सपेंसिव के अलावा उसकी ट्रेनिंग चाहिए। कोई भी इक्विपमेंट जितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता जाएगा, उसकी ट्रेनिंग के बगैर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा। तो ये एक पूरा एक प्रोसीजर है, लेकिन अगर एक बंदा सीखना चाहे तो उसके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। आप यू आर विलिंग कि आप इसमें क्या जी, वो सिखाना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं डॉक्टर? लोग सीखते हैं, ठीक है। आप सीख के चले भी जाते हैं, तो यस वी आर विलिंग। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, बेसिक पेन रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन जब इक्विपमेंट की बात आती है, अब साहब हॉस्पिटल में आपके पास अवेलेबिलिटी है उसकी, दीगर अस्पतालों में नहीं है, सो उस पे क्या लोग क्या करें फिर? इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो बेसिक प्रोसीजर हैं, जिनमें को बहुत महंगे इक्विपमेंट की जरूरत ठीक नहीं है, ठीक है, वो सब। लेकिन पहले दिन से तो आप हाईटेक इक्विपमेंट में काम नहीं कर सकते, लेकिन जो शुरू तो करें। हमने भी जब शुरू किया था उस वक्त तो ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, एक्सपर्टीज़ का लेवल बढ़ता जाता है, तो फिर आपके पास चीज़ें भी, गैजेट्स भी आना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अगले बंदे को काम करके तो दिखाएं। जब आप काम करेंगे तो फिर सरकार भी चीज़ें ले देती है, बंदा वैसे भी आ जाती हैं चीज़ें, लेकिन हमें पहले साबित करना पड़ता है कि आप ये जो कर रहे हैं ये इफेक्टिव भी है कि नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पेन मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है, ये करिकुलम में तो है? करिकुलम में नहीं है, तो होना चाहिए इसको? ये बिल्कुल करिकुलम में होना चाहिए। ठीक है। और ये अभी ये हुआ है कि सारे लोगों की कोशिशों के बाद कि हमारा जो FCPS एक सबसे हाईएस्ट डिग्री है, अब उसमें FCPS इन पेन मैनेजमेंट भी शुरू हो गया। अच्छा, ग्रेट। जैसे मैंने MSc की पेन मैनेजमेंट, तो इस तरह के और अब हाईएस्ट डिग्रीज आनी शुरू हो गई हैं, लोगों ने अब आना शुरू कर दिया है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन लोग इंशाल्लाह बड़ा ये चूँकि इफेक्टिव एक शोबा है, नया शोबा है, इसमें जगह बहुत है, स्पेस बहुत है, इसमें ग्रो करने के चांसेस बहुत हैं, तो डॉक्टर साहबान अभी इसमें आ रहे हैं। अच्छा, कितना कॉस्ट इफेक्टिव है? जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोग ट्रीटमेंट के लिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि यार खर्चा ना ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा महंगा ना हो। सो कॉस्ट इफेक्टिव कितना है? सर देखें, अगर कोई बंदा सपोज घुटने तब्दील कराना चाहता है, ठीक है, तो ये 4 लाख से लेकर तो 14 लाख रुपए लगता है इसके ऊपर, और उसके बाद कितना इफेक्ट होता है, कितनी देर वो ठीक रहता है, ये पहले आप नहीं बता सकते। ठीक है। तो हमने इंजेक्शन लगाना है, वो तो चंद 100 का या चंद 1000 का होगा। अच्छा, बस, और इसके अलावा तो कोई साइड इफेक्ट नुकसान नहीं है। इस तरह शैटिका के लिए जो हमारे पास स्पाइन की सर्जरीज होती हैं, वो भी यहाँ पे लाखों में चली जाती हैं। 10 लाख तक लोग चली जाती सर्जरी का चार्ज कर रहे हैं, और लोगों के लग जाते हैं पैसे। तो हम जो प्रोसीजर करते हैं वो तो चंद हजार में है, हजारों में है। अच्छा, लेकिन ना जब आपने कोई बेहोश नहीं करना, सबसे बड़ी बात यह है कि अब टाइम है। मसलन एक बंदा जिसकी सर्जरी होती है 15 दिन, महीना काम पे वापस नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक। जो प्रोसीजर मैंने करना है उसमें अब अगले दिन जाके अपना काम करें, कमाई करें। अच्छा, छुट्टी करने की जरूरत नहीं है, तो और क्या चाहिए। वैसे चूंकि ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा है कि लोगों के जहनों में आता है, लेकिन किसी को अगर शिफा मिल जाए, किसी को अगर उसके दर्द का आराम फ़ौरन मिल जाए, उसकी तो कोई कॉस्ट नहीं है, कोई बात का उसकी कीमत नहीं अदा कर सकता। बिल्कुल ठीक। वो कीमत एक ही है, वो आपको दुआएं देगा, यही चाहिए। और वो दुआएं जो आप लेते हैं, और अगर किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ में और उसको आराम मिल जाए, और जल्द आराम मिल जाए, वो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कितनी खुशी महसूस होती है जब लोग आपके पास आते हैं और दर्द से ठीक होते हैं? ये खुशी नहीं है, ये एक नशे की तरह से। अच्छा, क्या आपको ये तसल्ली होती है कि आपने एक बंदे को, अल्लाह ने आपको इतनी हिम्मत और तौफीक दी, एक बंदे की दर्द आपने ठीक कर दी, और वो दिल से आपको दुआ दे के गया, तो इससे बड़ी हमारे लिए और खुशी की बात कोई शक नहीं। लोड कितना आपके काम पे, आपके ऊपर, क्योंकि जैसे कि आपने बताया डॉक्टर्स बहुत कम हैं? जी, लोड काफ़ी है, ज़्यादा, क्योंकि जितना लोगों को पता लगता जा रहा है, लोग आते हैं, आके अपना ट्रीटमेंट कराते हैं,
तो लोड तो काफ़ी होता है। अच्छा जी। तो आपसे अगर रब्ता किसी ने करना हो, आपसे टाइम लेना हो, तो उसका क्या तरीका कार है? उसमें जी मैं सुबह के टाइम हॉस्पिटल में होता हूँ, सरकारी अस्पताल म्यू में होता हूँ, म्यू में होते? शाम को मैं अपना क्लिनिक करता हूँ। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर लोग जिन क्लिनिक कहाँ पे आप? ये अल्लामा इकबाल टाउन में एक ठीक है। ओजोन क्लिनिक के नाम से, ठीक उसका नाम ही ओजोन क्लिनिक है। अच्छा उस नाम से अल्लामा इकबाल टाउन में क्लिनिक है। जबरदस्त, तो शाम को मैं वहाँ पे होता हूँ। बिल्कुल ठीक। और सारे पाकिस्तान से लोग जो हैं वो उनको फिर हमारे एड्रेस मिल जाते हैं। जी जी, आपका सर्च करेंगे और सर्च करेंगे तो मिल जाता है। जी। अपने डिस्क्रिप्शन में भी आपका एड्रेस डालेंगे। तो सब कोई मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों के लिए कुछ? मैं सिर्फ 2 मैसेज अपने देना चाहूँगा कि अगर आप जी मैं सिर्फ मैसेज ये देना चाहूँगा बीइंग ए डॉक्टर कि अगर आप अपने खाने और सोने का टाइम ठीक कर लें और थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ी सी वॉक रेगुलर कर लें, तो बहुत सारी दर्दों में आपको शायद हमारी ज़रूरत ही ना रहे। तो आपकी सेहत भी बेहतर हो जाएगी, आपका मूड भी बेहतर हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और जैसा मैंने बताया कि आज का पॉडकास्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है तमाम देखने वालों को जो किसी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, किसी दर्द से गुजर रहे हैं। आपकी तशरीफ़ आवी का बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और इंशाल्लाह इस तरह के सेशंस, इस तरह की मीटिंग्स, इस तरह की गुफ्तगू आपसे होती रहेगी ताकि हमारे सुनने वालों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये पैगाम जाए। इसी नोट के साथ जी मुझे भी दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी ने तबाह की, साथ सोने वफा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।